नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो बहुप्रतीक्षित सीएए लागू हो गया है और इसके लागू होते ही जिस तरह की आशंका थी, जिस तरह की प्रतिक्रियाओं की उम्मीद थी, राजनीतिक दलों की ओर से करीब-करीब वैसी ही प्रतिक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। कुछ-कुछ जगहों पर नारेबाजी भी हुई है और ये नारेबाजी और ये जश्न जो है, ये पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हो रहा है। दिल्ली में एक फ्लैग मार्च करना पड़ा अर्धसैनिक बलों को, क्योंकि कुछ इलाकों में आया तनाव की खबरें आ रही हैं। तो इस तरह की जो सूचनाएं आनी शुरू हुई हैं और जो इसकी टाइमिंग है, टाइमिंग को लेकर के भी कुछ प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं विरोधी दलों के द्वारा। लेकिन ये कोई अप्रत्याशित तो है नहीं। अभी अमित शाह ने करीब 1 सप्ताह पहले ही कह दिया था, बल्कि उससे पहले भी कह दिया था कि चुनाव से पहले ही ये लागू होगा। इसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं चल निकली थी कि साहब अगर चुनाव से पहले इसे लागू किया जाएगा, तो इसके खतरे जो हैं उनसे निपटने के लिए क्या सरकार ने पूरी व्यवस्था की है? तो आज हम इसकी ज़रूरत क्या थी और जो दूसरे पहलू हैं, उन पर भी आज हम चर्चा करेंगे और मेरे साथ हमेशा की तरह 2 बहुत ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनको जोड़ कर के हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। धीरेन्द्र पुंडीर जी मेरे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं और अनुपम मिश्र प्रयागराज से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अनुपम जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूँ। आज आप कई चैनलों पर गए और काफ़ी आपकी जो मेधा है, आपका जो इस पूरे प्रकरण पर, पूरे कानून पर इसकी जो प्रासंगिकता है, उस पर चूँकि एक पकड़ है, तो मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले तो आप ये बताइए संक्षेप में कि सीएए कानून की आखिर ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसे क्यों लाना पड़ा और ये कितना ज़रूरी है? धन्यवाद सर। लेकिन ये कानून इतना सिंपल है कि इसके लिए कोई मेगा या कोई बड़ी ब्रिलियंस की आवश्यकता नहीं है। एक लाइन में कानून ये है कि भाई पहले जो लोग वैध या अवैध तरीके से भारत में भाग आते थे, तो उनको नागरिकता के लिए एक लंबे समय इंतजार कर 30-30 साल लोगों ने इंतजार किया कांग्रेस सरकार में, उनको नागरिकता नहीं मिली। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि साहब इधर हाल में मतलब पिछले 70 सालों में पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में हालात बद से बदतर होते चले गए। आपने आखिरी अभी सीन देखा कि किस तरह हमारे सिख भाई सर पे गुरु ग्रंथ साहिब लेके किस तरह अफगानिस्तान से पलायन किए। आपने देखा पाकिस्तान में क्या हालात हैं, किसी से छुपे नहीं है। और पाकिस्तान में तो जितने हालात हैं उसमें से 95% दलित हैं। ये वही दलित है जो जोगिंदर नाथ मंडल के छलावे में और उनके बहकावे में पाकिस्तान में रुक गए थे। बांग्लादेश का ये हाल है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है उस पे एक लड़की ने कहानी लिख दी, किताब लिख दी, लज्जा, तस्लीमा नसरीन। तो बांग्लादेश तो छोड़कर उसको भागना ही पड़ा। कितनी शर्म की बात है चौधरी साहब कि हम लोग उसको अपने मुल्क में पनाह नहीं दे सके। हम उसको अपने मुल्क में पनाह नहीं दे सके जिसने हिंदू लड़की की कहानी लिखी कि कैसे उसका रेप हुआ, कैसे उसकी जिंदगी बर्बाद हुई, कैसे उसका परिवार तबाह हुआ और किस तरह मंदिर जलाए गए, किस तरह हिंदू घर लूटे गए। वो कहानी लिखने वाली, आप सोचें, तस्नीमा नसरीन ने जो कहानी लिखी थी उसका हिंदुस्तानी मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन उसने बांग्लादेशी मुसलमानों के कलई खोल दी। इसलिए हिंदुस्तानी मुसलमानों ने उसको हिंदुस्तान में नहीं टिकने दिया। ओवैसी के लोगों ने उस पर हमला कर दिया एयरपोर्ट पे। ममता बनर्जी से बंगाल से भगा दिया उसको और अंततः आप उसको पनाह नहीं दे पाए। तो एक सिंपल सा कानून है कि जो भी पहली पहली लाइन तो ये समझ लें, ये कानून भारत के किसी नागरिक पर लागू नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैनी हो, किसी के ऊपर ये कानून लागू नहीं है। ये कानून सिर्फ उन लोगों पे लागू है जो इन पड़ोसी 3 मुल्कों से धार्मिक आधार पर सताए गए हैं, पीड़ित है। अब जाहिर सी बात है
तीनों इस्लामिक मुल्क हैं। अब इनमें धार्मिक आधार पे मुसलमान तो नहीं सताए गए होंगे ना। इन पे अगर धार्मिक आधार पे सताए गए हैं तो हिंदू सताए गए हैं, ईसाई सताए गए हैं, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी सताए गए हैं। इनकी संख्या कितनी है? 2000, 3000, 4000। आप इनको कंपेयर करते हैं रोहिंग्या से, जो करोड़ों की मात्रा में बांग्लादेशी और रोहिंग्या आपके देश में आ चुके हैं। एक और देखें, आप इस कानून में ले देखें, ये एक बात कहते हैं कि साहब आपने 6 धर्मों को इसमें जगह दी, आपने इस्लाम को क्यों नहीं दी? अरे भाई, इस्लाम से मुसलमानों से ही तो भाग के आ रहे हैं वो, पहली बात। ये तो उस तरह की बात हुई कि जो लोग पीड़ित हैं, जिनके साथ बलात्कार हुआ, जिनको लूटा गया, जिनकी गर्दनें उतारी गई, जिनके परिवार तबाह हो गए, फना हो गए, जब उनको आप शरण देने की बात करते हैं तो यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि जिन लोगों ने पीटा, जिन्होंने मारा, जिन्होंने लूटा, जिन्होंने रेप किया, उनको भी शरण दो। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। बताइए, इसका कोई तर्क है, कोई लॉजिक है? कानूनी पहलू देख लें। कानूनी पहलू ये है कि सुप्रीम कोर्ट आप गए, सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, हमको कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। एक बात ये आती है कि साहब आपने इसको चुनाव के ठीक पहले लागू क्यों किया? इस बात को मैं दो पहलू में देखता हूं। पहला तो ये कि जब आप कहते हैं आपने इसको 2019 में बनाया था, 2024 तक क्यों लाए? तो साहब पहली बात तो ये आप ही ने नहीं लाने दिया। आपने पहले इस पे इतना बवाल किया, फिर कोविड आ गया, इसके नाम पे शाहीन बाग से लेके हर जिले, मेरे अपने प्रयागराज में कैसा प्रदर्शन हुआ, दिल्ली में दंगे हो गए, लोगों की गर्दनें उतार ली गई, मार काट मच गई, कितनी जाने गई। पॉलिटिकल पार्टीज, एनजीओज, एक्टिविस्ट, छात्र राजनीति, किसान से लेकर वो तथाकथित किसान नेताओं से लेकर फिल्म स्टार्स तक। मुझे तो भूलता नहीं फरहान अख्तर का वो बयान, लोग फरहान अख्तर का वो बयान बड़ा याद करते हैं सर, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं मालूम CAA में क्या, सब लोग जा रहे थे तो मैं भी चला गया। पर मैंने तो फरहान अख्तर का जो बयान मुझे याद है, जो मैंने टीवी पे देखा, फरहान अख्तर बड़े पढ़े लिखे बनते हैं, बहुत पढ़े लिखे बाप के बेटे बनते हैं। वो साहब सड़क पे आके कह रहे थे कि CAA कानून से दलितों की, आदिवासियों की, ओबीसी की और मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। हद है। मतलब आप सोचे हैं इन सबके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं चला? इनको क्यों नहीं देश में झूठ बोल के गृह युद्ध भड़काने के लिए फरहान अख्तर और स्वरा भास्कर जैसे लोग जेल क्यों नहीं गए? हमने राहुल गांधी को उस पर मिसलीडिंग बयान देते देखा, हमने तकरीबन ममता बनर्जी को मिसलीडिंग बयान देते देखा। इनसे बेहतर तो वो आज की तारीख में वो मौलाना है जो टीवी पे आके कह रहे हैं कि साहब इस कानून में हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं है, हमको डरने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर मुट्ठी भर लोगों को, जो जान के, माल के और इज्जत के जिनको लाले हैं, उनको शरण देने को आपने इतना बड़ा मुद्दा बनाया। सारी राजनीति से हट के कह रहा हूं, धिक्कार है। बात अब दूसरी ये किया गई कि साहब आपने इसको चुनाव के पहले लागू किया, फिर कहता हूं कि इतने दिनों आपने लागू नहीं होने दिया, और फिर भी आप कहते हैं कि चुनाव के पहले लागू किया, राजनीति किया। तो मैं कहता हूं हाँ किया। भाई भारतीय जनता पार्टी भी राजनीतिक दल है, और राजनीति नहीं करेगी तो मंदिर में घंटा बजाने के लिए तो नहीं बैठी है ना। तो उन्होंने ठीक है राजनीति किया। तुमने 5 साल विरोध किया, वो राजनीति नहीं थी। उन्होंने चुनाव के पहले लागू कर दिया, ये राजनीति है। तो फिर इस दोगलेपन का मेरे पास सर कोई जवाब नहीं। बिल्कुल सही बात आपने कही है अनुपम जी। धीरेन्द्र जी, आपके पास आता हूं। कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और कांग्रेस किस मुंह से कर रही है? क्योंकि ये तो अब लगभग सामने आ चुका है कि ये तो पैक्ट में था। ये एश्योर किया गया था विभाजन के समय कि अगर आपको तकलीफ होगी वहां पर तो आपकी घर वापसी के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। इसके बावजूद कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। दरअसल 1956 जो पैक्ट हुआ था, नेहरू लियाकत का जो पैक्ट था, उस पैक्ट में ये राइट दिया गया था कि आपकी प्रॉपर्टीज, आपका लाइफ, आपकी लिबर्टी इन केस ऑफ देयर पेरेंट कंट्री फेल्ड टू गिव देम सेफ्टी एज पर द ऑब्लिगेशन अंडर द नेहरू लियाकत, ये सब था। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो हम लोग हैं, ये पैक्ट हुआ। लेकिन भारत ने बड़ी बेशर्मी के साथ इतने सालों तक एक जीनोसाइड को, जो जेनोसाइड पूरी दुनिया के सामने है, उसको होते हुए देखा। ये लगातार अभी भी चल रहा है। हर रोज आप देखते हैं
हर रोज है, ये दुनिया के सामने हो रहा है कि आज भी बांग्लादेश की वो शख्स जो जाके माँ चंडी मंदिर में कुरान शरीफ रख देता है वहां मंदिर के ऊपर, और हिंदुओं के नरसंहार का आज ही वो वीडियो है। ये लगातार उन बच्चियों की आप हालत देखिए, 10-10 साल 12-12 साल की बच्चियों का अपहरण करके रेप किए जा रहे हैं, सामूहिक रेप, और उनको कन्वर्ट कराया जा रहा है। ये साफ तौर पर दिखता है। ये कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं जो हिंदुस्तान तैयार कर रहा और रॉ तैयार कर रही या आईबी, ये वो रिपोर्ट्स हैं जो अमेरिकन एजेंसी तय कर रही हैं। और जो माइंडसेट है वो साफ तौर पर है। जो विरोध कर रहे हैं ये वो लोग हैं जिनके दिल में पाकिस्तान आज भी चमकता है, जिनके दिल में पाकिस्तान है। आप चाहे झूठ बोलें या सच बोलें, और जितने दिन तक आप आंखें बंद करके बैठेंगे अंधेरा नहीं होता है, क्योंकि आपने उनको ताकत दी, आपने उनकी वोटों को समझा, आपने उनके आबादी के पॉपुलेशन के जो डेवलपमेंट है, पॉपुलेशन का जो इंक्रीमेंट है, जिस तरह से वो बढ़ रहे हैं, जिस तरह डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, वो एक आइडिया है, उसको आप मिटा नहीं सकते हैं। पाकिस्तान टूट के दो हो जाए, जिस दिन दो हुआ था उस दिन तौर पर साफ तौर पर सबसे बड़ी विफलताएं जिसको दुनिया के यहाँ बेचा गया, इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी सफलता। और मुझे भी एक देश के तौर पर अपनी सेना पर गर्व है जिसने उसके टुकड़े किए, जिन्होंने पूरी हिंदुस्तानी फौजों को, जिनकी हिस्ट्री में लिखा जाता है, अगर आप पाकिस्तानी मिलिट्री के एनल्स पढ़ेंगे या उनके वो पढ़ेंगे, एनेक्डोट्स हैं उनके, जिसमें वो हिंदुस्तान की फौज को बनिया फौज कहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि वो बनियों की फौज है, हिंदुओं की फौज मतलब बनियों की फौज है, उसको हम जब चाहे निपटा देंगे। हालांकि 4-4 युद्धों में मुंह की खाइए, लेकिन आपको किसी भी युद्ध में हासिल कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास इस तरह के लोग जो अब इसका सीए का विरोध कर रहे हैं, वो तमाम लोग यही मौजूद थे और वो इसका प्रेशर डालते रहे। आप आज के डेट में 1971 में, चूंकि आप जब समझौता कर रहे थे, 1972 में आपने शिमला समझौता किया बिना कुछ हासिल किए हुए, जबकि आपको मालूम था कि शेख मुजीबुर रहमान 1946 में बाकायदा डायरेक्ट एक्शन डे में मुस्लिम लीग का एक्ट था, तो आपको मालूम था, तो आपको हिंदुओं के बचाव के कुछ साधन बनाने चाहिए थे। आप कोमिला से लेके त्रिपुरा से लेके उस नरसंहार को आप छुपाते रहे, क्योंकि आपके अंदर आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत नहीं थी। ये जो लीडरशिप थी, जो जिस तरह की लीडरशिप, मैं आज इसलिए इस बात पर बोल रहा हूं कि नेहरू लियाकत पैक्ट पर अभी एक किताब आई है पुरुषोत्तम अग्रवाल की 2 साल पहले, भारत माता की जय, इंदिरा, वो जो पूरा नेहरू को खुद जो मतलब बियॉन्ड द लिमिट, उसने गांधी को भी छोटा किया, सुभाष बोस को छोटा किया, तमाम लोगों को छोटा करके उनको बड़ा, सरदार पटेल को, और वो अनाप शनाप चीजें। उसमें एक चीज उसने ये भी कही कि ये देखिए कि आप ये देख नहीं रहे कि नेहरू ने कितना बड़ा समझौता किया था, नेहरू लियाकत पैक्ट को उसने बोला। तो मुझे सिर्फ उन सब हजारों लाखों बच्चियों का रोना याद आ रहा था। अगर वो वीडियो आप देख लेंगे, आपने वीडियो, मुझे लगता है कि आपको यहाँ डालना चाहिए था वो वीडियो, जिसमें उस बच्ची के साथ रेप हो गया, वो थाने के सामने किस तरह से वो तड़प के मरती है। एक बाप है जो थाने के अंदर, दूसरा है जिसमें वो चिल्ला रहा है, कह रहा है कि हमको एक बार में मार क्यों नहीं देते, और यहाँ बैठे हुए हिंदुस्तान के राजनेता इन पर हंसते हैं, आंखें चुराते हैं, ओआईसी के सामने घुटने टेक कर बैठते हैं, वो साफ दिखता है। तो ये जो विरोध है, ये विरोध बाकायदा ललकार का विरोध है। ये तमाम लोग वो लोग हैं जो पाकिस्तानी थॉट हमेशा अंदर रखते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई वो नहीं है। शाहीन बाग पर बैठे हुए लोगों के लिए क्लियर कट था कि वो किस लिए बैठे हैं। जो शरिया लाना चाहते हैं, शरिया का सीधे तौर पर सीधा रिश्ता है, जिनको वो बेवकूफों की तरह यहाँ गाना सुना जाना चाहते हैं, उसमें सीधा है, काफिर नजस है, उनके साथ जब तक आप इसको नहीं हटाएंगे, इस आइडिया को नहीं हटाएंगे और इससे टकराएंगे नहीं, तब तक आपको इसके विरोध मिलेंगे। ये कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से, आप देखिए बंगाल में क्या लड़ाई है, बंगाल में ममता बनर्जी ने समझौता क्यों नहीं किया। अगर आपको जरा सा भी, अगर आप सच बोलने की हैसियत रखते हैं, तो आप जानते हैं मुस्लिम वोटों का डिवीजन ना हो जाए, मुस्लिम वोट उधर ना चला जाए। कांग्रेस अगर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में अगर ठुकराती है निमंत्रण, तो इसलिए बाकायदा नहीं जाने का कोई फैसला नहीं, ठुकराना, मैं सीधे शब्दों में कह रहा हूँ, ठुकराना, तो वो ठुकराती इसलिए है क्योंकि मुस्लिम वोट ना चला जाए। अगर केरल में उनके अंदर समझौते नहीं हो रहे, मार हो रही है, तो किस लिए, मुस्लिम वोट ना चला जाए। मुस्लिम लीग के साथ जिस नाम को यहाँ से अस्तित्व मिट जाना चाहिए था, किताबों में जिसको रहना चाहिए था, वो वहां किताबें वो है। और आज की डेट में जब हम और आप बात कर रहे हैं, तब भी रामेश्वर कैफे का आतंकी, जिसके वीडियो और फोटो जारी हैं, पीएफआई का पार्ट है, पीएफआई बाकायदा ट्रेनिंग दे चुकी, वो 2047 का प्लान आपके सामने है, आपके सामने
वो लोग पकड़े गए जिन लोगों ने ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपको दूसरे समाज के बड़े लीडर्स को मारना है, बड़े लोगों को मारना है जो की फिगर है। ये आपके सामने हो रहा है और आपको लग रहा है कि अभी भी ये सब मजाक है। दरअसल इस सरकार ने लाने में इतनी देर की, इसके लिए इस सरकार पर सवाल खड़े करने चाहिए कि आप लोह पुरुष और तमाम चीजों से जोड़ रहे हैं। 4 साल हो गए जिसमें 8 बार आपने एक्सटेंशन लिए हैं, आपको रूल्स फ्रेम नहीं हो पाए थे। आज भी उन महिलाओं को, उन बच्चियों की चीखों को शायद आराम मिले जिनको वहां पाकिस्तान कटमुल्ला, जिसको पाकिस्तानी जिहादी इस्लाम है, जो पूरी दुनिया में अब अपने आप को वाहिद तौर पर इस्लाम को प्रोपेगेट करने का एकमात्र, चूंकि पाकिस्तान की आर्मी, अगर आप उसका वो जो पढ़ेंगे, जो मोटो लिखा हुआ, वो प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम है बेसिकली। उसमें कल ही 2 बच्चों को सजा दी गई है, जो ब्लास्फेमी एक्ट है जिसमें उसने कहा कि पैगंबर मोहम्मद की तौहीन की गई है। उसमें 2 बच्चों को, उनके नाम नहीं दिए गए, लेकिन ये आप समझ रहे होंगे कि वो कौन लोग थे। इसके लिए कोई बहुत आपको आइंस्टाइन का शिष्य होने की जरूरत नहीं है, हर आदमी को मालूम है कि वो कौन होंगे। उनको सजाएं दी गई, वहां लिंच किया जा रहा है, वहां हिंदू होना एक अपराध है और वो बेचारा ये समझ नहीं पाता कि आखिर कौन है। और ये तमाम लोग जो सफाई के काम के लिए हैं, अब उस एक्ट, उस देश में परसिक्यूशन की बात कैसे आप कर सकते हैं कि मुस्लिम परसिक्यूशन का, जहां मुस्लिम होने भर से, ना मुस्लिम होने से, आप गैर मुस्लिम होने से ना आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, ना प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ना सेनाध्यक्ष बन सकते हैं, ये ना चीफ जस्टिस बन सकते हैं। ये पूरा मैंडेट है, क्लियर है, आप उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब मैं आपको अगर एक के बाद एक ऐसे उदाहरण गिनवाना शुरू करूं, वहां एक्ट क्या है, वहां सब क्या है, तो मुझे लगता है कि ये रात कम होगी, इतनी ज्यादा वहां सारी चीजें हैं। और वो लोग परसिक्यूशन में, चूंकि मैं इसमें ये बता रहा, जब हम लोग मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ बैठे, जब मतलब चर्चा हो रही थी इस पे, तो जर्नलिस्टों से भी उस समय मुलाकात हुई थी। चूंकि अब ये 2-3 साल पुरानी बात है तो मैं इसमें कोट कर सकता हूँ, हालांकि ये एक नियम था कि हम लोग नहीं करें बाहर, तो सब परसेप्शन पर बात हुई। तो उन्होंने सीधा सवाल किया उन पत्रकारों से जो पत्रकार इसके लिए बहुत ही बेहुदा तरीके से ये पूछ रहे थे, खासतौर से इंग्लिश मीडिया में। उसमें सीधा, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं होता उनके बारे में समझने में, और ये कोई वो नहीं होता कि मुझे कोई इंग्लिश का आया, मैं इंग्लिश मेरे पास, मैं उनसे जानता हूँ कि क्या पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि वहां फिर मुसलमान को आप अलग क्यों कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हिंदू आज से 10 साल 20 साल बाद ऐसी हालत हो कि अमेरिका में जो इंडियंस हैं उनको निकाला जाए तो वो कहाँ जाएंगे, तो उसने कहा कि नेचुरली इंडिया आएंगे। तो उसने कहा ये नेचुरली आपने कह कैसे दिया, वो तो कहीं भी जा सकते थे। तो जो हिंदू पूरी दुनिया में निकले हैं वो कहाँ जाएंगे, वो नेटिव लैंड पे जाएंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में अहमदी, कादियानी, उनका नाम लेते हुए लोगों को, ये वो जो हिंदू हैं वो तो पढ़े नहीं है, जो बेचारे यहाँ सेकुलर हैं वो तो उसको झूठ को जानते नहीं है, और जो मुस्लिम है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि कादियानी भी अपने आप को पैगंबर के वो करते हैं। और वो उतना ही बड़ा वॉर जो इस देश में जब डिवीजन हुआ था, जफरुल्ला, शायद अनुपम जी मुझे ठीक करेंगे अगर गड़बड़ होगी, जफरुल्ला खान, ये सब लोग कादियानी थे जो उससे आगे निकल रहे थे, कत्लो गारत करने में उससे आगे निकल रहे थे। तो उनको पंडित साहब, अहमदिया कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा रोल था पार्टीशन में, सबसे आगे यही चल रहे थे, सबसे आगे यही चल रहे थे। वो मैं बता रहा हूं कि फिर इसमें क्लियर कट है कि वो तो कलमे पर कलमा गो है, तो उनके साथ कैसे हो सकता है, ये क्लैरिटी थी सरकार को। लेकिन फिर भी सरकार ने इन सेकुलर नाम के एजेंटों के लिए, मैं तो एजेंट ही करूंगा, बहुत कड़वाहट के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि इन लोगों ने लाखों बच्चियों के रेप, उनके कन्वर्जन को आंखों देख के सिर्फ यहाँ इस देश में एक खास तौर से एक मजहबी, इस जिहादी माइंड सेट को सपोर्ट किया है, जिसका रोज दंगों में हो रहा है। वो रोज टेस्ट कर रहे हैं आपको, और वो ये देख रहे हैं कि आपकी सरकार की रिट कितनी है। अगर ओवैसी जैसे आदमी झूठ बोलते हैं, जो ये कहते हैं कि इससे नागरिकता चली जाएगी, आज भी मैं ममता बनर्जी को देख रहा था जो एक एक वोट के लिए, और मैं बंगाल को लेकर हमेशा हैरान होता हूं कि जहां 3-3 हिस्से डिवीजन हुए हों, जहां मतलब आजादी के बाद का ही जिनके यहाँ एक के बाद एक कत्लो गारत का रिकॉर्ड है, वो ये समझा रही है पॉलिटिशियन कि आखिर यहाँ क्या हो। तो इसीलिए विरोध का कारण आपको समझ में मैं बता सकता हूँ कि सिर्फ मुस्लिम वोट, और वो करने वाले तौकीर के घर तक आज तक कभी समन नहीं ले जा पाई। ये सरकार भी, जिसको सर्वशक्तिशाली सरकार कहा जाता है,
वो भी 2010 के दंगों में उसको पेश होना था, उसके घर तक अभी तक समन तामील नहीं करा पाई। एक वीडियो सुन लेते हैं अनुपम जी, फिर मैं आपके पास सवाल के साथ आता हूं। ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगी। कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। और ये टेक्नोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीएबी आने जा रहा है, सीएबी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिया देश की समस्या है। बंगाल चूंकि बॉर्डर स्टेट है तो बंगाल के लिए ज्यादा एक्यूट समस्या है, परंतु पूरे देश की समस्या है। तो पहले सीएबी आएगा, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से एनआरसी से उनको भय रखने की जरूरत। 23 अप्रैल 2019 का ये अमित शाह का बयान। तब तक ये सीएबी था, सीएए नहीं था, यानी पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ था। पार्लियामेंट से पास हो गया, उसके बाद इसमें 8 बार का एक्सटेंशन, और अब इसको लागू किया गया। मैं ये जानना चाहता हूं अनुपम जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले कहा था कि जब तीसरी बार हम सत्ता में आएंगे तो बहुत बड़े फैसले लेने वाले हैं। उन बड़े फैसलों में क्या एनआरसी भी होने वाला है? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो देखिए, उन्होंने 2 बातें कही थी। उन्होंने कहा था, अब तक आपको आइडिया होगा कि जो मैं कहता हूं मैं कर देता हूं। तो बड़े फैसले तो कुछ और ही छोड़ दीजिए आप सर, क्योंकि एनआरसी के बारे में खुद ही गृह मंत्री अभी से कह रहे हैं, और डंके की चोट पे कह रहे हैं हमारा घोषणा पत्र ही हमारी नियत है, इसको मान के आप चलें, अब लागू कर देंगे। अच्छा, पहले एक मोटी सी बात जान लें, पंडित साहब बेहतर बता पाएंगे अगर मैं गलत होऊंगा, पर मुझे नहीं याद आता दुनिया में कोई देश है जिसके पास अपने सिटीजन का रजिस्टर ना हो। पूरे दुनिया में हर मुल्क अपने सिटीजन को बाकायदा रिकॉर्ड करता है कि हमारे पास कौन है, कौन नहीं है, वगैरह वगैरह। तो अमेरिका में तो बड़े अच्छे से काम होता है, यूरोप में बड़े अच्छे से काम होता है। एक तरफ आप ताना देते हैं कि साहब आपने वादा किया था कि आप घुसपैठियों को निकाल देंगे, आप 10 साल से यहां निकाल नहीं पाए, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों की पहचान तक नहीं होने देंगे, हम एनआरसी ही नहीं लागू होने देंगे। ममता बनर्जी कहती, हम गिनती ही नहीं होने देंगे, हम गणना ही नहीं होने देंगे, हम पहचानने ही नहीं देंगे। तो बड़ी विचित्र सी स्थिति है। एक बात और भी है, इनको क्यों दोष दिया जाए? जब भी इतने लंबे समय तक इनको बुला रहे हैं, बसा रहे हैं, अपना वोटर बना रहे हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि अगर भारत सरकार ने तुम्हारा आधार कार्ड कैंसिल कर दिया तो हम तुमको नया आधार कार्ड इशू कर देंगे। अब कहेंगे कि अगर भारत सरकार तुम्हारा वोटर आईडी कैंसिल कर दे, हम नया वोटर आईडी दे देंगे। अगर भारत सरकार तुमको सुविधाएं नहीं देगी तो हम तुमको नोट छाप के दे देंगे। बस नोट छापना रह गया है, बाकी सब वो कर चुकी है, बाकी सब वो कह चुकी है। तो अब मतलब ये कोई मैं एक्सट्रीमिस्ट बात नहीं कर रहा हूं सर। आप सोचें, आधार कार्ड जारी करने की मतलब हक किसी को नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि हम आधार कार्ड जारी कर देंगे? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? और ये मतलब आप सीधे सीधे ये कोई कॉन्करेंट लिस्ट नहीं है कि जिसमें स्टेट का भी हक हो और सेंटर का भी हक हो। ये केंद्र का विशेषाधिकार है भाई, आप कैसे कह रहे हैं? तो एक देखिए, एनआरसी होना चाहिए, होएगा। पूरी दुनिया में कोई मुल्क नहीं है, यहाँ तक कि पाकिस्तान तक में सिटीजन की गिनती होती है। आप कैसे कह रहे हैं? एक तरफ देखिए कितना विरोधाभास देखिए। मतलब कभी कभी बड़ी साहब मुझे हंसी आती कि एक तरफ आप कह रहे हैं जातियों की गणना कर लो, जातियों की गणना कर लो, पर एनआरसी नहीं होने देंगे, रोहिंग्या की गिनती नहीं होने देंगे। कितने ओबीसी हैं गिन लो, कितने दलित हैं गिन लो, कितने आदिवासी हैं गिन लो, पर रोहिंग्या कितने हैं वो नहीं गिनने देंगे। कितना मतलब एक मतलब मेरी हंसी बड़ी मजबूरी की हंसी है सर, मैं इसको कोई एंजॉय नहीं कर रहा हूं। मतलब एक विचित्र से हाल में हम लोग और विचित्र सी बातें सुन रहे हैं, लेकिन ये है कि ये बेहूदी बातें कह रहे हैं और लोगों को सपोर्ट। आज मैं देख रहा था राहुल गांधी कह रहे थे कि जातिगत जनगणना हो जाएगा तो उससे जीएसटी का हिसाब निकल आएगा। अब मतलब आप मैंने उस वीडियो को ट्वीट किया है, ओकर सर, आप यदि जातिगत जनगणना हो जाएगा तो आपके जीएसटी के हिसाब कैसे निकल आएगा? और उस पे लोग ताली भी बजा रहे हैं, लोग खुश भी हो रहे हैं।
तो कुल मिलाकर ये समझ में आया कि साहब देखिए, ये एक बात बीच में कही जाती है कि साहब मोदी का विरोध करते करते आप देश विरोधी हो गए, मोदी का विरोध करते करते आप हिंदू विरोधी हो गए, मोदी का विरोध करते करते आप सनातन विरोधी हो गए, मोदी का विरोध करते करते आप अपनी आने वाली नस्लों के विरोधी हो गए। मोदी क्या है भाई, अभी एक बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, बहुत होगा तो चौथी बार बन जाएंगे भाई। ऐसा तो है नहीं कि वो 100 साल 1000 साल रहेंगे, लेकिन आपकी आने वाली नस्लों को आप खतरे में डाल रहे हैं। आप देखें, ये तोमर जो दरोगा वाला किस्सा हुआ, जिसका वीडियो मैंने ट्वीट किया था, जिससे पुलिस को भीड़ मार रही है, मैंने ट्वीट किया सर, तुरंत दिल्ली पुलिस आके कहने लगी कि ये ट्वीट गलत है। मैंने कहा कैसे गलत है? उन्होंने कहा आप कह रहे शनिवार का है, शुक्रवार का है। आप बताइए, मैंने शनिवार का कहा और लिख दिया उन्होंने, अब मैंने शनिवार नहीं, मैंने कल लिखा था, तो कहती शुक्रवार का है इसलिए ट्वीट गलत है। तमाशा बना लिया है आपने, मैं बिल्कुल डिलीट नहीं करूंगा, कैसे गलत हो गया? तो इस तरह की आप पुलिस मार खा रही है। आज भी मैं, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि फ्लैग मार्च हो रहा है, फ्लैग मार्च में मैं बता दूं आपको साहब, दिल्ली पुलिस से ज्यादा वह पैरामिलिट्री फोर्स है। दिल्ली पुलिस का खौफ तो खत्म हो गया। और आपको बताऊं कि मतलब जिस तरह CAA के दंगे से लेके, किसान आंदोलन से लेके, शाहीन बाग में जब बुलडोजर चला था तब से लेके और अभी तक ये जो तोमर दरोगा के ऊपर हमला, ये सब देख के मैं एक बात कह सकता हूं कि अच्छा लगे या बुरा, लेकिन भारत की राजधानी में दिल्ली पुलिस, जो कि सीधे हमारे गृह मंत्री अमित शाह के नीचे काम करती है, उससे जो परफॉर्मेंस आया वो बहुत आपका हौसला नहीं बढ़ाती, उससे लेके हौसला डाउन होता है। अमित शाह साहब को देखना पड़ेगा, गृह मंत्री साहब को देखना पड़ेगा। अगर आपकी पुलिस फोर्स इतनी डिमोरलाइज हो जाएगी और कल अगर CAA को लेके, NRC को लेके कोई बवाल हुआ तो कैसे संभालेंगे? आप मिलिट्री तैनात करेंगे? ये आपने पैरा मिलिट्री तैनात की, आप मिलिट्री तैनात कर देंगे। तो दिल्ली की फोर्स में मुझे एक डिमोरलाइजेशन नजर आ रहा है। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, ये मैं सीधे गृह मंत्री को टारगेट करके कह रहा हूँ। उनको अभी इस फोर्स को और पिकअप करना पड़ेगा और इसकी नीयत। और फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक दरोगा के खिलाफ FIR करते हैं लात मारने के लिए, ठीक किया, उसे लात नहीं मारनी चाहिए थी, आपने FIR किया, ठीक किया, लेकिन जो सड़क घेर के नमाज पढ़ रहे थे, जिन्होंने पुलिस फोर्स पे हमला किया, उन पे FIR कब होगी? उन पे FIR कब होगी? दिल्ली पुलिस जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रही थी कि हमने अपने दरोगा सस्पेंड कर दिया है, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान ये भी दे देती कि साहब दरोगा तो हमने सस्पेंड कर दिया है, पर सड़क पे तमाशे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साहब लगता है कि साहब दोनों पक्ष की बात हुई है और थोड़ा कॉन्फिडेंस आता। तो मुझे लगता है कि अभी इस पक्ष पे काम करने की जरूरत है। और एक बात मैं सर, मैं आप दोनों से एक मामले में बेटर हूं, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। यहाँ पे बाबा ने अपनी नीयत एकदम साफ कर रखी है। और जिस मुख्यमंत्री का DGP ये बयान दे कि हमारे पास डेटा भी है और डंडा भी है, आप सोचिए, आपने कभी DGP को, प्रोड्यूसर आपको याद आता है कभी किसी DGP का इस तरह का बयान किया हमारे पास डंडा है? तो जिस मुख्यमंत्री का DGP ये बयान दे कि हमारे पास डेटा भी है और डंडा भी है, और मैं आपके शो पे आज तीसरी और चौथी बार याद दिला रहा हूं कि हम पंडित साहब अतीक अहमद के गिराए हुए बंगले में खड़े थे, उनका और उनको सुपुर्दे खाक किया जा रहा था, उनको दफनाया जा रहा था और माना जा रहा था कि साहब यहाँ पे दंगा हो जाएगा। यकीन माने चौधरी साहब की वहां पे एक कंकड़ नहीं चला, एक कंकड़ नहीं चला। तो साहब इतनी वहां पे तैयारी करके रखी थी बाबा ने। तो इस मामले में मैं आप लोगों से एक बेहतर जगह पे बैठा हूँ सर। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम नेशनल मीडिया का हिस्से जरूर हैं, दिल्ली में जरूर हैं, काम करते हैं, लेकिन रहते उत्तर प्रदेश में ही हैं। नोएडा में पुंडीर साहब भी गाजियाबाद जिले में रहते हैं और मैं भी गाजियाबाद जिले में ही रहता हूँ। और बहुत बढ़िया पुंडीर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन, और आज के टाइम में तो ये बनता ही है, CAA अगर लागू हुआ है, लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले लागू हुआ है, तो चुनाव पर, परिणामों पर इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? मैं एक दो कानून के बारे में आपको बता दूं कि उसके बाद मैं आपका सवाल दूंगा, छोटा सा ही बता रहा हूं। सिमिलर अमेंडमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट, लेटनबर्ग अमेंडमेंट है, 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था, फैसिलिटेट रिसेटलमेंट ऑफ द रिलीजियसली प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी फ्रॉम सोवियत यूनियन टू USA, एक्सटेंडेड टू माइनॉरिटी टू क्रिश्चियन एंड फ्रॉम ईरान
2004 known as the Spectator Amendment, or similar to CA, it is specifically enlist religious communities from specific countries as historically persecuted group, accrued Muslims of Iran and Soviet Union, identifying beneficiary persecuted due to the religion. क्लियर कट वो है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, आप सेम वो देख रहे हैं। इसी के साथ सीधे तौर पे है कंट्रास्टिंग अमेंडमेंट इन द यूनाइटेड किंगडम नेशनलिटी एंड बॉर्डर्स एक्ट implemented is 2022 grants government authority to revoke citizenship without prior notice under clause 9. ये लगभग in contrast to provide refuse to persecuted minority without revoking anyone's citizenship. तो ये ऐसा नहीं है कि हम लोग, पूरी दुनिया में ये चीज है। और मुझे लगता है कि चूंकि इसका चुनाव में, तो आपने 2-3 चुनाव फायदा देख चुके। 2019 के बाद चूंकि ये लागू हुआ था दिसंबर में, मतलब बिल पास हुआ था, जब एक्ट बना था, कानून बना था, ये अलग बात है, अभी तो नियम बना, तो ये पहले से ही है। तो उस सारे उसमें पूरे मसले में ये हुआ था कि चुनाव आपने यूपी जीता, आपने उसके बाद चुनाव दूसरे राज्यों में भी जीते, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट होता था। और मुझे लगता है कि अभी जिस समय किया गया, क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरीके से टारगेटेड करके मतवाज जो है उनको बताने की कोशिश कर रही थी, और तमाम अपनी मुस्लिम जो तुष्टीकरण के लोग हैं, या बेसिकली वो चुने जाते हैं, वो वोट करते हैं, इसीलिए उनसे लोग इस तरह का उम्मीद भी करते हैं नेता। और उन्होंने अपनी जनसंख्या पे पॉपुलेशन कंट्रोल ना करा के, जो सीधी सी बात है, वो जानते हैं एक वोट की कीमत क्या है, एक वोट एक आदमी का, तो वो इसीलिए संख्या बढ़ाते हैं और इस बात का पॉलिटिशियंस को फायदा मिलता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि किसी कीमत पे लागू नहीं होने देंगे, कल ही कहा है, और वो आज कर। तो गृह मंत्री ने सीधे तौर पे कहा था इट इज लॉ ऑफ लैंड है, ये ध्यान रखना कि कोई बंगाल या कोई चीज बचेगी नहीं करना। केरल में अभी कह चुके हैं, पिनरई वो जो है उसने साफ कहा है कि ये यहाँ लागू नहीं होगा। तो ये तमाम जितने लोग ये देंगे, भाषण देंगे, जो सीधे तौर पे हिंदुस्तान की आत्मा के खिलाफ है, तो मुझे लगता है कि वो वोटों में कन्वर्ट होगा। लेकिन वोटों में कन्वर्ट होने से भी ज्यादा आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि आज नहीं कल आपको इस बात पर फैसला करना होगा कि हिंदुस्तान में कितनी बात आप कह सकते हैं और कितनी बात मानी जा सकती है। ये बात तो आज नहीं तो कल आपकी पीढ़ियों को करना होगा, नहीं तो आप उस फैसले को करें। मैं भी सर इसमें एक बात सर मैं भी जोड़ दूं। आप कह रहे हैं कि साहब भाजपा इससे फायदा उठाना चाहती है। भाजपा को इससे फायदा तभी होगा जब आप विरोध करेंगे, ना करें विरोध, ना आप विरोध करेंगे ना फायदा होगा। तो आप अपनी लेकिन आपकी दिक्कत क्या है कि आपको माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करनी है, इसलिए विरोध लाजमी है। और एक बात और साहब, आपको याद होगा कि 1971 के बांग्लादेश युद्ध का भारत ने और इंदिरा गांधी ने ऑफिशियल रीजन क्या दिया था? उन्होंने ऑफिशियल रीजन ये दिया था कि साहब बांग्लादेशियों पे इतना अत्याचार हो गया है पाकिस्तानी सेना का कि हमारे यहाँ भाग भाग के आ रहे हैं। तो साहब हम अगर बांग्लादेशियों के लिए युद्ध कर सकते हैं बंगाली मुसलमान के लिए, तो क्या हम हिंदुओं को शरण भी नहीं दे सकते? वैसे मैंने, अगर आपने ध्यान से सुना हो, तो मैंने कहा था कि इसका चुनाव नतीजों पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो मैं नेशनल मीडिया का हिस्सा हूँ, इतना तो मैं भी जानता हूँ कि मुझे किन शब्दों का प्रयोग करना है। मैंने भारतीय जनता पार्टी के लाभ की बात नहीं कही। इम्पैक्ट मैं तो जवाब दे रहा हूँ। मैं इस पे चुनाव नतीजों में फर्क उस बात से पड़ेगा कि विपक्ष इसको कैसे लेता है। अगर विपक्ष विरोध नहीं करेगा तो इसको भाजपा का लाभ नहीं होगा। विपक्ष मजबूर है अपनी माइनॉरिटी पॉलिटिक्स से, वो विरोध भी करेगा और भाजपा को लाभ भी मिलेगा। देखिए देवबंद जैसे कस्बे में थोड़ी देर पहले ही मिलिट्री फोर्स के साथ बाकायदा एसपी जैन जो एसपी है वो सड़कों पे रहे, आगरा में सड़कों पे हैं, अलग से तैनात कर दी, चंदौली में कर दी, इसके अलावा हरदोई में कर दी। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ जिनमें घूम रहे हैं, जिनमें ये चल रहा है, अलर्ट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं देख रही है, लेकिन मुझे ये हैरानी है कि ये सरकार, ये देश इस बात को समझ ही नहीं रहा है कि आखिर ये किन लोगों के खिलाफ, मतलब कौन लोग हैं जो ये सरकार की इंटेंशन और उन बेचारे परसिक्यूटेड लोग, ये बेसिक इस पे बात करनी। इस समय आनंद अगर लेना है तो सोशल मीडिया की गलियों में घूमिए, इतने बढ़िया जो है लोग
सर जरूरी नींद नहीं बना है। रहे। आपका प्रोग्राम एक वाहिद एक एक्सेप्शन है। जितने चैनल्स पे बैठ के आया हूँ वहां पे भी लोग इतनी बकवास कर रहे हैं कि वो आनंद वाली बात है एकदम। जैसे मतलब विरोधी एकदम पागल हुए जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है उनको। जी, जी। उनको लग रहा था बहुत धन्यवाद। तो होगा नहीं, उनको लग रहा था कि ये सरकार डर गई है। जी, जी, जी। अनुपम जी, एक धीरेन्द्र आखिरी जी, बात सर, बिल्कुल। एक आखिरी बात, जी, जी। सरकार डर गई से जी, याद जी। आया। अब भाजपा कम से कम ये कहने के मुद्दे पोजीशन में है कि साहब 370 कर दिया, राम मंदिर कर दिया, CAA कर दिया, उत्तराखंड के मुकाबले बहाने UCC भी कर दिया। तो कुल मिला के हमने जो कुछ कहा सब कर दिया। बिल्कुल सही बात। थैंक यू सो मच। आप दोनों जुड़े और बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। थैंक यू सो मच। थैंक नमस्कार। यू सर, थैंक यू।